हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं दीक्षा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुभिक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अगेन इक्वालिटी ही है, क्योंकि हम लास्ट दो वीडियोस से जो है वो इक्वालिटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ इक्वालिटी और डेफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी, जो कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के थ्रू दिया गया था। ठीक है, किन थिंकर के बारे में हमने पढ़ा था? तो लास्की, हॉब्स और लॉक के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। और सेकेंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा? डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी? सो 4 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, कौन कौन से? तो लीगल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वो हम लोग सोशल इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोशल इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और कलीग या किसी भी आपके जो रिलेटिव हैं या आपके जान पहचान वाले लोग हैं, आपको लगता है कि वो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए डेफिनेटली काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड नाउ स्टार्ट आवर सेशन। लेट्स मूव टू आवर अनदर स्लाइड। यस, तो मैंने आपको बताया ही कि सोशल इक्वालिटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सोशल इक्वालिटी भी एक डायमेंशन है किसका? इक्वालिटी का। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी होता क्या है, हम उसको एग्जैक्टली हिंदी में कहते क्या है? तो सामाजिक समानता को हम सोशल इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, समाज में जो समानताएं हैं, हमारे समाज में होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो प्रोसेस है, सामाजिक आधार पे किस तरह की समानता हमें मिली हुई है या मिलनी चाहिए, तो इन इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि सोशल इक्वालिटी जो है वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, काम करती है, और क्यों मिलनी चाहिए या क्यों हमें दी गई है या क्यों हमें मिली हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्योंकि आज हम सोशल इक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय पे, तो हमें ये पता करना होगा कि सोशल इक्वालिटी होती क्या है। जब तक हम सामाजिक समानता के बारे में जानेंगे नहीं, जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं होगा, उसके ऊपर हम विचार विमर्श करने के लिए कैसे सक्षम हैं, राइट। तो इसीलिए हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी है क्या, किस चीज को हम सोशल इक्वालिटी कहते हैं, सामाजिक समानता कहते हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन है। डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये डेफिनेशन जो है वो आप किसी भी एग्जाम में सब्जेक्टिव वे में, अगर आपको सोशल इक्वालिटी के बारे में डेफिनेशन लिखना हो तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफी रिच डेफिनेशन है। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा भरपूर होती है, अपने में परिपूर्ण होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिच बोलते हैं ना। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को भी हम रिच बोल सकते हैं कि आप किसी भी हाईली रेप्यूटेड और बहुत ही ज्यादा ऐसा एडवांस आंसर हमको लिखना है, तो डेफिनेटली ये सोशल इक्वालिटी के लिए बहुत ही एडवांस डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप सब्जेक्टिव आंसर लिखने वाले हैं और इफ दे विल आस्क सोशल इक्वालिटी, सो आई थॉट कि आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेफिनेशन में है क्या, सोशल इक्वालिटी क्या चीज है। ठीक है, तो इक्वल राइट्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इक्वल राइट्स, समान अधिकार मिलने चाहिए, और जितनी भी संभावनाएं हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं डेवलपमेंट के लिए, समाज के हर क्लास के लिए, हर तबके के लोग के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी पक्षपात के, किसी भी भेदभाव के, तो वो क्या है? सोशल इक्वालिटी है। ठीक है,
यानी कि जो हमारे सरकार के द्वारा, या जो ये कह सकते हैं, ये कहना अच्छा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो भी हमारे पास अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो भी हमने पाए हैं अपने संविधान के द्वारा, तो वो जो है, वो अधिकार जो है वो सबको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है। जितनी भी संभावनाएं हैं हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, वो हर क्लास के लोगों के लिए यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, और जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनको ये क्या अधिकार नहीं मिलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, मोनार्की सिस्टम वाली स्थिति हो जाएगी डेमोक्रेसी में भी। क्योंकि अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर ले तो क्या होता था उस समय, वही होता था ना कि जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे, जो चर्च के लोग होते थे, यानी कि जो नोबल और क्लर्जीज पीपल होते थे, उनको सारे अधिकार थे, उनको पावर्स थे, उनके पास पैसा था, वो टैक्स ले सकते थे। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास लोग में एजुकेटेड लोग भी थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, लॉयर्स थे, बहुत सारे लोग थे, वो भी टैक्स पे करते थे, राइट। और जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो भी टैक्स पे करते थे। उसमें कौन आता था, उसमें क्राफ्ट्समैन आते थे, उसमें पीजेंट्स आते थे, पीजेंट्स फार्मर्स, ओके, फार्मर्स आते थे, लेबर्स आते थे, तो वो भी क्या करते थे, वो भी टैक्स पे करते थे। लेकिन वो टैक्स वसूलता कौन था, किसके पास रेवेन्यू जा रहा था, तो जो रॉयल फैमिली के लोग थे, जो चर्च के लोग थे, जो क्लर्जीज पीपल थे, उनको वो टैक्स जा रहा था। तो ये क्या था, ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, राइट। तो डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको समान अधिकार मिला हुआ है, सामाजिक तौर पे भी, यानी कि सोसाइटी लेवल पे भी सबको सामाजिक अधिकार मिले हुए हैं, ओके। तो सोशल इक्वालिटी का मतलब यही है कि इक्वल राइट्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सच एज सिविल राइट्स, freedom of speech, property rights, and equal access to social goods and services, all are examples of social equality. ठीक है, हमको पता है सिविल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रॉपर्टी राइट्स, इक्वल एक्सेस टू सोशल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल आर व्हाट, सोशल इक्वालिटी, एग्जाम्पल ऑफ सोशल इक्वालिटी। एंड another thing we can say that like all are the part of fundamental rights which given by our constitution, right? We all know about that. So तो सोशल इक्वालिटी वही है, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं, और विकास की जो भी संभावनाएं हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, वो हर तबके के लोगों को मिलना चाहिए। डजेंट मैटर वो किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, क्या उनका जेंडर है, डजेंट मैटर दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, हमें वो, अगर हम समाज के हिस्से में हैं, अगर समाज में रहते हैं, उस समाज के भागीदारी हैं हम, तो डेफिनेटली वी विल गेट दिस। ठीक है, वी विल गेट दिस, ओके। सो आई होप कि सब लोगों को सोशल इक्वालिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ बगल में मैंने एक पोस्टर डाला है, टुगेदर 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 का मतलब, और यहाँ पे 4 हाथ हैं, तो यहाँ पे हाथों का शेड्स जो है वो अलग है, फेयर भी है, डार्क भी है, लाइट डार्क भी है, और कलरफुल भी है। तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पे एक मैसेज देने का कोशिश किया जा रहा है, मैसेज देने की कोशिश है कलर डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आगे भी इक्वालिटी के टॉपिक में कलर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की थी, लिबरलिज्म के बारे में जब मैं बता रही थी, लिबर्टी के बारे में, उस समय भी कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी। तो हमारा हमारा कलर कुछ भी है, हमारा कास्ट कुछ भी है, हम किसी भी क्रीड के हैं, किसी भी रेस के हैं, डजेंट मैटर, if we are part of our society, then we will get our rights from constitution, right? तो यही सोशल इक्वालिटी है। ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी क्या है। ठीक है, नाउ अब सोशल इक्वालिटी की बात आई है, तो जैसे हम सारे थ्योरीज के बारे में किसी न किसी थिंकर के थ्रू जान रहे हैं कि उनकी क्या
क्या उनका योगदान था, राइट। तो जिस भी थिंकर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी थ्योरी के लिए, तो उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, करेक्ट। तो इसीलिए हम जो है वो आज SI बेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि SI बेन का सोशल इक्वालिटी में बहुत बड़ा ही कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम जानेंगे कि SI बेन थे कौन। ठीक है, पहले हम क्या जानेंगे कि SI बेन थे कौन, और SI बेन का फुल फॉर्म क्या था, उनके नाम का पूरा फुल फॉर्म क्या था। तो स्टैनली आइजैक बेन, क्या नाम था उनका, स्टैनली आइजैक बेन, या उनको हम SI बेन भी कहते हैं। अगर इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो सेट कर क्वेश्चन बनाने वाले जो लोग होंगे वो आपको दोनों तरीके से इनके नाम के ऑप्शन दे सकते हैं, एक SI बेन करके भी दे सकते हैं और या तो स्टैनली आइजैक बेन करके भी दे सकते हैं। बेन से हो सकता है कि आपको अंदाजा लग जाए, नहीं लगे तो फिर दोनों ही तरीके से उनका नाम आपको याद कर लेना चाहिए, इट विल हेल्पफुल। ठीक है, तो आगे इनके बारे में जानते हैं कि ये थे कौन। तो स्टैनली आइजैक बेन यानी कि SI बेन थे कौन। तो ये एक पॉलिटिकल और सोशल फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, जो कि सामाजिक और राजनीतिक दार्शनिक थे। सामाजिक चीजों को देखते थे, जांचते परखते थे, उस पे काम करते थे, उन सारे चीजों से इन्फ्लुएंस होके उन पे काम करने में दिलचस्पी रखते थे, राइट। और पॉलिटिकल थे यानी कि राजनीतिक गतिविधियों के तरफ भी, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उनके तरफ भी इनका झुकाव था। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 1920 में हुआ था और मृत्यु डेथ जो है वो 1986 में हुई थी। ठीक है, ये टाइमलाइन याद रखना काफी जरूरी है। और आगे, इन 1948 he was appointed lecturer in government at the University College Southampton, जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन भी कहते हैं। यानी कि इनको 1948 में एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट के थ्रू इनको साउथ एम्पटन यूनिवर्सिटी में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन, ठीक है, उसमें ये एज ए लेक्चरर अपॉइंट किए गए और वहां पे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंट बुक क्या है। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में जिसमें इन्होंने सोशल इक्वालिटी के बारे में चर्चा किया है, उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा वो भी उनकी एक बहुत ही बेहतरीन रचना है, लेकिन वो बुक उन्होंने किसी के साथ मिलके लिखी है, तो ये क्या हो गया, पार्टनरशिप वाली बात हो गई। लेकिन इंडिविजुअली इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक लिखी है ये है अ थ्योरी ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कौन सी बुक है, अ थ्योरी ऑफ फ्रीडम, जो इन्होंने 1988 में लिखी है। और ये इनके मृत्यु से कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुई थी। ये पब्लिश जो है वो 1988 में हुई। ठीक है, इन्होंने कंप्लीट अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले ही किया था। ठीक है, इसको पब्लिश ये 1988 में हुई। यस, मैं इसी किताब के बारे में बात कर रही थी कि इन्होंने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दिया है और इससे हम सोशल इक्वालिटी के बारे में कैसे समझेंगे। तो ये बुक जो है वो है सोशल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखा हुआ हमें किसी किताब में मिल जाता है डेमोक्रेटिक स्टेट करके। ठीक है, हाँ। और ये जो है इसका ओरिजिनली जो ये पब्लिश्ड हुआ है ये 1959 में हुआ है। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट ये है कि किसी किसी बुक में ऐसा है कि 1975 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये ओरिजिनली पब्लिश्ड डेट है 1975, या उसके अलग किसी और बुक के, हम ज्यादा बुक्स को अगर चेक करेंगे तो हमेशा ऐसा हम पाते हैं, हिस्ट्री की बात करें या पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें हमेशा ऐसा हो जाता है कि ये राइटर्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो टाइमलाइंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लोग टाइमलाइंस जो है वो चेंज कर देते हैं, तो उस समय में ये पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टाइमलाइन जो है करेक्ट है और कौन सा जो है वो एडिशंस, जो एडिशंस पब्लिश्ड हुए हैं उनके टाइमलाइन है।
ठीक है। तो वो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, या फिर लेक्चर्स में जो भी जैसे मैं बता रही हूँ और भी बहुत सारे टीचर बताते हैं, तो ये चीज चेक कर लेना कि कौन सी बुक जो है या कोई भी इंसिडेंट जो है वो किस काल में घटा हुआ है। ठीक है। कभी कभी जो राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो टाइमलाइंस पे कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो उससे हमें स्कॉलर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चेक करके थोड़ा करना। लेकिन इसकी जो बात कर रहे हैं सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट की, तो ये 1959 में ही ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है। तो ये जो बुक है ये सामाजिक गतिविधियों पर ही आधारित बुक है। ठीक है। तो इस बुक की खूबी क्या है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल इक्वालिटी। ये बुक जो है वो सोशल इक्वालिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। S.I. बेन एंड R.S. पीटर डेवलप्ड दिस लेक्चर्स इनटू बुक। ठीक है। जो बेन थे और पीटर थे, इन दोनों ने जो भी लेक्चर्स दिए थे, ठीक है, उन्होंने उन सारे लेक्चर्स को इस बुक में रिकॉर्ड किया था। एक डाटा बनाया था अपने लेक्चर्स का इस बुक में, या हम कह सकते हैं कि उनके लेक्चर्स का ये बुक जो है वो डाटा है। ठीक है। रिकॉर्ड्स हैं इसमें, सब कुछ अवेलेबल है जो उन्होंने अपने लेक्चर्स में बोल रखे हैं। ठीक है। और सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो 1959 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है। ये ओरिजिनली पब्लिश जो है वो 1959 में हुआ था। तो अब समझ में आया कि ये पार्टनरशिप वाली बुक क्यों है, क्योंकि इसको बेन और पीटर दोनों ने मिल के लिखा था। दोनों के लेक्चर्स इसमें अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेन का है पीटर का नहीं है, और मिस्टर पीटर का है मिस्टर बेन का नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है, दोनों ने इक्वली। नंबर्स ऑफ लेक्चर्स कितने हैं आई डोंट नो अबाउट इट, बट हाँ, दोनों ने अपने लेक्चर्स इसमें रिकॉर्ड किए हैं। ये दोनों के लेक्चर्स का एक रिकॉर्ड बुक है, हम कह सकते हैं। ठीक है। यस। तो जब हम डेमोक्रेटिक स्टेट बुक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम R.S. पीटर के बारे में जाने कि ये पर्सन कौन है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल इक्वालिटी के केस में। ठीक है। तो रिचर्ड स्टैनली पीटर जो है, उनका R.S. पीटर का फुल फॉर्म है रिचर्ड स्टैनली पीटर। सेम चीज है, अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको दोनों ही नाम याद रखने जरूरी है, बिकॉज वी नो दैट बिकॉज वी डोंट नो दैट एग्जामिनर कैसे, जो है जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं, जो क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। राइट। तो हमें दोनों नाम याद रखने जरूरी है। ठीक है। ओके। अब हम जानते हैं कि रिचर्ड स्टैनली पीटर कौन है और इनकी जन्म कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई। एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे उनके जीवनी के बारे में। ठीक है। हाँ। तो रिचर्ड स्टैनली पीटर वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर। ये एक इंग्लिश फिलोसफर थे, अंग्रेज दार्शनिक थे। ठीक है। ही वर्क बिलोंग मेनली टू एरियाज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के मेन एरियाज में या बोल सकते हैं कि मेनली उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरीज पे बहुत सारे फोकसेस किए हैं, बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने दी है। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी बात किया है। आपको ये बता दूं कि इनका एजुकेशन को लेके बहुत ही ज्यादा एक अट्रैक्शन था इनको एजुकेशन को लेके। ठीक है। ये एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे चीजों से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ इक्वली एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने बात की है। ठीक है। पीटर इज नोन particularly फॉर हिज वर्क इन द philosophy ऑफ एजुकेशन। इन्होंने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है। और इनकी इसके लिए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पे काम करने की वजह से इन्होंने एक बुक भी लिखी है एजुकेशन के बारे में, जो कि है एजुकेशन एंड इथिक्स, जो कि ओरिजिनली 1966 में पब्लिश हुई है। ठीक है। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है एजुकेशन एंड इथिक्स, जो कि 1966 में पब्लिश हुई है, हमने जान लिया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि पीटर वॉज बॉर्न इन 1919 इन मसूरी, इंडिया। क्योंकि हमको पता है कि उस समय ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था इंडिया पे, और ये एक इंग्लिश फिलोसफर भी हैं, तो हो सकता है कि जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय इनके पेरेंट्स जो थे वो
इंडिया में थे, इसीलिए इनका जन्म जो है वो 1919 में मसूरी में इंडिया में ही हुआ है। उसके बाद इनका जो जीवन यापन हुआ ये इंग्लैंड में ही ये रहे, और वहीं पे इन्होंने काम किया। इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में काम किए हुए हैं, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी काम किया हुआ है, और साथ ही साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी एज ए लेक्चरशिप प्रोफेसरशिप इन्होंने वहां पे काम किया हुआ है। ठीक है, हार्वर्ड में भी ये गेस्ट लेक्चरर थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी ये गेस्ट लेक्चरर ही थे। तो इन्होंने काफी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप का अपना प्रोफेशन जो है, ऑक्यूपेशन जो है, इन्होंने वहां काम किया है उस तौर पे, उस बदौलत। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ये तो जान लिया कि बेन कौन थे, पीटर कौन थे, पर अब हमको जानना है कि डेमोक्रेटिक स्टेट में इन्होंने क्या कंसेप्ट दिए हैं सोशल इक्वालिटी को लेके। करेक्ट, तो पॉइंट्स वाइज है, यहाँ पे हम जान लेंगे यहाँ पे देख के। तो SI Ben and RS Peter in their social principle and the democratic state have significantly remarked that the term social equality has been adopted by socialists largely to distinguish their objectives from the earlier egalitarian ideals of the French Revolution. SI बेन और RS पीटर ने अपने बुक में डेमोक्रेटिक स्टेट में बताया है, और ये रिमार्क किया है, मार्क्ड आउट किया है, कि सोशल इक्वालिटी टर्म जो है वो कैसे अडॉप्ट किया गया, और बहुत ज्यादा जो सामाजिक लोग थे उन्होंने कैसे ये अडॉप्ट किया, उनका इसको अडॉप्ट करने का क्या उद्देश्य था। तो उससे पहले जो है, उससे पहले लोग इगैलिटेरियन आइडल्स को मानते हैं। ठीक है, इगैलिटेरियन एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, सामंतवादी जिसको बोलते हैं, सामंतवादी। ठीक है, तो पहले के लोग जो थे वो उस चीज को मानते थे। सामंतवादी मीन्स जो टैक्सेस देना, पे करना, अनइक्वालिटी का जो परसेप्शन था, पर्सपेक्टिव था, इन सारी चीजों को जो फॉलो करने वाले लोग थे सामाजिक इक्वालिटी के नाम पे, या सामाजिक जो गतिविधियां हैं उन चीजों के बारे में। तो पहले के लोग जो थे, अर्लियर पीपल जो थे, वो इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ठीक है, उस चीज को मानते थे, सामंतवादी प्रथा को मानते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब बात आई तो बहुत सारे सोशलिस्ट ने इस उद्देश्य से इसको अपनाया, डेमोक्रेटिक स्टेट में लिखी हुई बातों को, कि इससे क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा। यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, क्रीड डिस्क्रिमिनेशन, रेस डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीजों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आम जनता को फेस करने पड़ते हैं, जो कॉमन पीपल है हमारे सोसाइटी के, उनको फेस करने पड़ते हैं, वो तब फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, मेन डिमांडेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ विच दे इक्वेटेड विथ the elimination of aristocratic legal privilege and feudal obligation। ठीक है, इंसान जो वहां लोग थे, जो भी लोग थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे, वो इक्वालिटी डिमांड कर रहे थे कानून से पहले। ठीक है, कोई भी कानून से पहले, कोई भी लॉ से पहले वो इक्वालिटी मांग रहे थे। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ये कहना चाह रहे कि किसी भी कानून से ज्यादा बड़ा जो है उनका इक्वालिटी, नहीं, कानून ही इस तरीके से बनाया जाए कि किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वालिटी हो, किसी भी इन इक्वालिटी वाली चीजों को हमारे कानून में आप शामिल ही मत करो। ठीक है, हम इक्वली ट्रीट होना चाहते हैं, वी हैव ओनली इक्वल, वी वांट, ओके, वी वांट ओनली इक्वल ट्रीटमेंट, वो ऐसा डिमांड कर रहे थे। ठीक है, वो किसी भी एरिस्टोक्रेटिक लीगल प्रिविलेज, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, या मोनार्की सिस्टम, नॉट ओनली फ्रेंच रेवोल्यूशन, जितने भी मोनार्की सिस्टम, जहां भी मोनार्की सिस्टम चल रहे थे, तो उस समय जो भी ज्यादा प्रिविलेज वाले चीज थे, रॉयल पीपल को प्रिविलेज, चर्च के लोगों को प्रिविलेज, तो ऐसी चीजों से वो अपने आप को छुटकारा पाना चाहते थे। वो फ्यूडल सिस्टम, टैक्स सिस्टम, सामंतवादी प्रथा से खुद को बाहर निकालना चाहते थे। ये आम जनता का डिमांड था। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग क्या है, सोशल इक्वालिटी इज कंसीव्ड एज अ सोशल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच all people or isolated group within a specific society have the same status in a certain respect. यही बात है कि सोशल इक्वालिटी अपने आप में ये कंसीव करता है, अपने आप में ये लेके चलता है या मान के चलता है, वी कैन से दैट, कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो समाज के साथ रहने वाले लोग हैं या इंडिविजुअल पीपल है या कोई आइसोलेटेड ग्रुप है, कोई भी है, इंडिविजुअल ग्रुप है, कोई भी है, सबको समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। Next, it refers to the absence of social class or caste boundaries, as also the absence of unjustified discrimination on grounds such as of gender, age, caste, creed, origin, disability and the like. कहने का मतलब क्या है कि सोशल इक्वालिटी में इन सारी चीजों को इन सारे चीजों के एब्सेंस में होना जरूरी है। एब्सेंस में तभी कोई भी सोशल क्लास और कास्ट बाउंड्रीज नहीं होना चाहिए। सोशल क्लास कैसा है, जैसे हमारे यहाँ ही क्या है, जनरल है, जनरल कास्ट है, ओबीसी है, एसटी एससी है, तो ये क्या है, बांट दिया गया है रिजर्वेशन की वजह से हमें, हम लोगों को। तो ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं, ब्राह्मण जो है वो एक दूसरे से मतलब जो एससी एसटी हैं उनसे क्या करते हैं, छुआछूत रखते हैं, पार्शलिटी करते हैं उनके साथ, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए इक्वालिटी में कि अगर आप ब्राह्मण हो तो यू डिजर्व ऑल इक्वालिटीज, ऑल फंडामेंटल राइट्स, और अगर हम एससी एसटी कास्ट से आते हैं तो नहीं, हमको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, या नहीं वो छोटे कास्ट से आते हैं, वो एससी एसटी हैं, ऐसा मानने वाले जो लोग हैं, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी मान ले कि नहीं वो ऐसे हैं, हम उनके साथ पार्शलिटी करते हैं, सिर्फ जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय को मिलना चाहिए, रेस्ट और किसी को कोई राइट्स नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह का सोशल बाउंड्रीज या सोशल क्लास को जो है वो पॉइंट आउट करके किसी को भी कोई राइट या डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी नहीं देना है, ऐसा सोशल इक्वालिटी कहती है। ये अगर ऐसा होता है तो ये अनजस्टिफाइड होगा। ठीक है, ये अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको उसमें रखना ही नहीं है सोशल इक्वालिटी के लिए, ना ही किसी जेंडर, एज, कास्ट, ओरिजिन या किसी भी तरीके के डिसेबिलिटी लाइक अगर हम पैरालाइज्ड हैं, अगर हम किसी भी तरीके से मतलब हम सुन नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, फिजिकली हम डिजेबल हैं या इकोनॉमिकली डिजेबल हैं, गरीब हैं हम, तो हमें राइट्स नहीं मिलने चाहिए, तो नहीं, सोशल इक्वालिटी तब पॉसिबल नहीं है। सोशल इक्वालिटी जब भी होगी तो किसी भी डिसेबिलिटी को देख नजरअंदाज उसको करना पड़ेगा, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम अपंग हैं या बोल नहीं सकते, इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे हम सोशल इक्वालिटी के लिए। जितना ही रिच पर्सन के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, डेवलपमेंट के पॉसिबिलिटीज हैं, उतना ही हमें एक पुअर पर्सन के लिए भी, पुअर फैमिली के लिए भी रखना पड़ेगा। वो किस कास्ट से आता है, किस क्रीड से आता है, उसका ओरिजिन क्या है, वो क्या रिलीजन फॉलो करता है, डजेंट मैटर, सिर्फ वो समाज का हिस्सा है, वो समाज में शामिल है, तो दे डिजर्व राइट्स। ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि बेन और पीटर क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने सोशल प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक स्टेट बुक में। ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। नाउ एक और पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने की सोशल इक्वालिटी के बारे में बात किया है, रुट विनहोवेन। ठीक है, कौन है, रुट विनहोवेन। रुट बिनहोवेन जो है वो अभी तक जीवित है, तो इसीलिए सिर्फ इनके बॉर्न कब ये पैदा हुए हैं उसका हमारे पास टाइमलाइन है, तो 1942 में इनका जन्म हुआ, और ये एक डच सोशलिस्ट है। ये क्या है, एक डच सोशलिस्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत ही तरह से अपने ये साइंटिफिक, इन्होंने बहुत सारी स्टडी भी की है खुशी को लेके, हैप्पीनेस को लेके, और जितने भी सेंस के पार्ट हैं, जो भी सेंस पार्ट है, खुशी है, दुख है, इमोशंस वी कैन से दैट, तो इन्होंने उसके बारे में भी चर्चा की है, इन्होंने पढ़ने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश करते हैं रुट वियोन, और इसीलिए इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस।
कि लोग किस किस कंडीशन में खुश हो सकते हैं, ये इन्होंने 1984 में लिखा था। वैसे ये डच सोशलिस्ट है, एक समाज शास्त्री है, तो उसी के आधार पे इन्होंने ये देखना चाहा, बताना चाहा कि ये किस तरीके मतलब साइंटिफिकली इन्होंने इमोशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया कि वैज्ञानिक तौर पे, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जब हम खुशी होते हैं तो हमारे बॉडी में कोई ये कंपाउंड बनता है और कोई फ्यूजन होता है, तो उससे ये इमोशंस बाहर आते हैं, दिमाग को ये सेंस मिलता है, तो इसीलिए हमको इतनी खुशी होती है। अगर हमें किसी चीज की आदत होने लगती है तो वो भी एक सेंसिंग चीज ही है, वो भी एक साइंटिफिकली चीज ही है। हम हमारे बॉडी के अंदर में ऐसा कंपाउंड बनना शुरू हो जाता है जिसके वजह से हम क्या हो जाते हैं, हमें उस चीज की आदत लग जाती है। हम अगर हम किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या कहा जाता है कि उसके वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर में कोई कंपाउंड बन रहा है, बताया जा रहा है, और कंपाउंड की वजह से हमारे अंदर ऐसा हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं, कहते हैं, राइट। ऐसा हम करते हैं। तो वही चीज है कि रूट ने इन सारी इमोशंस को, लाइफ को कैसे इंजॉय किया जाए, इन सारी चीजों पे क्या हुआ, इन्होंने उस बारे में चर्चा किया। ठीक है। अब यहाँ पे एक इनके नाम के साथ एक और चीज लिखा हुआ है, अ पाइनियर। ठीक है, अ पाइनियर। तो पाइनियर का मतलब क्या होता है? पाइनियर उस इंसान या समूह को बोला जाता है जो कि एक नए चीज के बारे में सोचे। ठीक है, एक नए चीज के लिए वो खोज करने लगे, एक नई तकनीक, एक नए टेक्नोलॉजी, एक नई पद्धति को जन्म दे, तो उसको पाइनियर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पाइनियर बोलते हैं। तो रूट को एक पाइनियर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने साइंटिफिकली वे से इमोशंस को के बारे में जानने की कोशिश की। हैप्पीनेस, लाइफ को एंजॉय कैसे किया जाए, इसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, क्योंकि वो समाज शास्त्री थे, समाज में रहने वाले लोगों को वो देख रहे थे करीब से। तो वो देख रहे होंगे कि कितने लोग खुश हैं, कितने लोग दुखी हैं, और क्यों ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने इसीलिए लोगों के इमोशंस को पढ़ने की खोज शुरू की, एक टेक्नोलॉजी लाए, एक पद्धति लाए, और उससे इन्होंने ये जानना शुरू किया कि कैसे लोग अपने जीवन को जी सकते हैं, वो भी इंजॉय करके, विथ इंजॉयमेंट। ठीक है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है कि आप लोगों को खुश रहने की टेक्नोलॉजी से रूबरू करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। तो दिस इज वेरी बिग थिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी, राइट। तो रूट ने वैसा काम किया, और इन्होंने काफी बुक लिखे हैं। उसमें से एक बुक है कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस, कि हम किन किन कंडीशंस में खुश हो सकते हैं, और रूट ने ये 1984 में ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ है। ठीक है। हाँ, रुथ ने सोशल इक्वालिटी के बारे में क्या कहा, उनकी क्या थ्योरी थी, वो हमको पढ़ना है। तो रुथ ने बताया कि सोशल इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू रुथ विनहोवन कंप्राइजेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज थ्रू द कंपल्सरी एजुकेशन, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू सोशल सिक्योरिटी। उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए, 3 थॉट्स दिए, 3 थ्योरी दी सोशल इक्वालिटी के लिए। पहला तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो पावर का, जिसके थ्रू इंट्रोड्यूस हो क्या, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इट मीन सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको अपनी सरकार चुनने का, अपने लीडर को चुनने का अधिकार क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो किसके थ्रू? तो वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में यही होता है कि हम अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं, हमारे पास वोट देने का अधिकार है। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए थ्रू कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि हर एक इंसान के लिए, हर एक बच्चे, हर एक अडल्ट के लिए एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर देनी चाहिए, कि सबको पढ़ा लिखा होना जो है वो अनिवार्य है। ठीक है। और तीसरा क्या चीज है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू सोशल सिक्योरिटी, और इनकम को भी
रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम के मामले में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। कैसे? तो सोशल सिक्योरिटी के द्वारा, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के द्वारा। ठीक है, तो ये रूट का क्या था, सोशल इक्वालिटी के बारे में कहना था। तो हमने आज पढ़ा कि SI बेन और रिचर्ड पीटर ने क्या सोशल इक्वालिटी के बारे में अपने सोशल स्टेट में लिखा, रूथ ने किस तरह से एज अ सोशलिस्ट उन्होंने इमोशंस पे काम किया, एक साइंटिफिक लेके आए, एक नई टेक्नोलॉजी को, टेक्निक को उन्होंने जन्म दिया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किन 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 जगहों पे हम अगर कुछ फेरबदल करें, बदलाव करें, या क्या क्या चीजें जरूरी है हमारे समाज के लिए, तो उन्होंने अपनी विचारधाराएं बताई, थ्योरी दी, विचार दी, ताकि अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो सोशल इक्वालिटी डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में आएगी। तो ठीक है, तो आई होप कि एवरीवन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सोशल इक्वालिटी एंड क्या कैसे कैसे हम सोशल इक्वालिटी को समझ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। ठीक है, और ये हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करा था दैट हाउ मेनी नेशनल एंड स्टेट पार्टीज इन इंडिया, करेक्ट? तो क्योंकि ये करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वे में मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है आपको, जस्ट मैंने बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ही चार्ट है कि कितने नेशनल पार्टीज हैं, कितने स्टेट पार्टीज हैं। तो एज पर लेटेस्ट पब्लिकेशन डेटेड 23 सितंबर 2021, ठीक है, ये लेटेस्ट पब्लिकेशन है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 23 सितंबर 2021 को, कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टीज रजिस्टर्ड वाज, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीज रजिस्टर्ड था इंडिया में वो कितना है, 2858, जिसमें कि 9 जो है वो नेशनल पार्टीज हैं और 54 जो है वो स्टेट पार्टीज। ठीक है, और 2796 जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है, यानी 9 पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टीज है, 54 पार्टीज जो है वो क्या है, क्षेत्रीय पार्टीज है, राज्य स्टेट पार्टीज हैं, और 2796 पार्टीज जो हैं वो निर्दलीय पार्टीज हैं हमारे इंडिया में। तो टोटल कितने पार्टीज रजिस्टर्ड है, 2858, जो कि लेटेस्ट पब्लिश्ड है किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो चार्ट है, ये जो नंबर्स हैं पार्टीज के, ये जो डेट है जब ये पब्लिश हुआ है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आप सब इस चीज को याद रखेंगे, ये PhD एग्जाम में भी जरूरी है, और क्योंकि अब हमें पता है कि UGC नेट एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स आते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ओके, थैंक यू सो मच।